Tesil Kataria with lots of energy. Let's start with today's session. आज हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 करने वाले हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 आप लोगों को जो बेसिक्स सारे के सारे पार्टनरशिप का कवर करता है। आप लोगों ने शायद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीख चुके होंगे आप लोग, या मे भी सीखने वाले रहेंगे, बट आप लोगों को पता होगा कि फाउंडेशन में सीए फाउंडेशन में हो या जो भी फाउंडेशन लेवल है जहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद आप लोग सोगा पढ़ते हो, पार्टनरशिप पढ़ते हो, करेक्ट है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एंड पार्टनरशिप एक्चुअल में, सोगा इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये तीनों के तीनों एक्चुअल में पहले साथ में थे। मतलब क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही पार्टनरशिप भी आता था और सोगा भी आता था। बट आफ्टर 1930 सोगा अलग हुआ, फिर 1932 1 अक्टूबर 1932 को पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक्ट वापस से बनाया गया। पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली ये डील करता है रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि पार्टनर्स के बीच में। सो कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे हम लोग तो बात तो हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स है, अगर वो बनाए हैं तो स्पेसिफिक एक्ट विल प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट, दैट मींस पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल ओवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इन दैट सिचुएशन जब पार्टनरशिप की बात आएगी तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या बोलता है, हमें हमेशा वो कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब ये पूरे सारे के सारे सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के बाद तो आए थे, लेकिन एक सेक्शन ऐसा था जो कि सेक्शन नंबर 69 है, जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करता है। अगर आप लोग पार्टनरशिप को आपके रजिस्टर नहीं करते हो तो क्या क्या होगा, वो एक लौता ऐसा सेक्शन है जो 1933 में आया था। अदर देन दैट बाकी पूरा का पूरा 1932 में आया था पूरा पार्टनरशिप एक्ट। हर एक्ट के स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही समझाया कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं, ये आपके सामने मैंने बेयर एक्ट ही बोला है। बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं, उसमें शब्दों का मतलब कैसे समझना है, सब्जेक्ट टू शब्द तो बहुत बार हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, मतलब बहुत बार आएगा, तो वो कैसे क्या करना है वो सारा ऑलरेडी वीडियो में डाल दिया था। चाहिए तो वीडियो की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। तो हम सबको पता है कि हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट का। शॉर्ट टाइटल पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, अब तो है ही नहीं, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का सवाल आता नहीं है अब। एंड कमेंसमेंट था 1 अक्टूबर 1932 के बाद। डेफिनेशंस कुछ दिए हुए हैं उन्होंने, जैसे हर हम लोगों को पता है हर एक्ट में डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन नंबर 2 होता है, वैसे ही डेफिनेशन दिए हैं, उसके बाद सारे के सारे सेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 1। मैं आपके नोट्स में भी आऊंगी, बट उससे पहले थोड़ा सा बेयर एक्ट से समझो कि क्या क्या है। शॉर्ट टाइटल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पर अभी भी हाँ ये बात ध्यान से समझना कि भले ही कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि बेयर एक्ट भेजने के बाद बेयर एक्ट में ये लिखा है कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मैम क्या ये जम्मू एंड कश्मीर अभी भी एक्सेप्ट है क्या, तो ऐसा नहीं है। अभी होल ऑफ इंडिया में ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर आता है, भले ही बेयर एक्ट में चेंजेस ना हुए हो, लेकिन एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं है, होल ऑफ इंडिया को सारे एक्ट्स लगते हैं। इट शैल केम इन फोर्स 1 अक्टूबर 1932। सेक्शन 69 जो था वो 1933 को आया था, उसके अलावा बाकी सारे 1932 को थे। उसके बाद जो डेफिनेशंस वाला सेक्शन है, तो डेफिनेशन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक्ट ऑफ द फर्म, बिजनेस का डेफिनेशन है, प्रिस्क्राइब्ड, रजिस्ट्रार, थर्ड पार्टी, इस सब का डेफिनेशन है। अभी हम लोग को उस पर फोकस नहीं करना है, वो मैं जब जब आएंगे वो एक्सप्रेशंस तब एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9, मतलब ये दिस इज नथिंग बट जो पार्टनरशिप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग होने के बाद जो चीजें हुई, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस है वो पार्टनरशिप एक्ट में जो जो पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म है, उनको भी लगेंगे, प्रोवाइडेड पार्टनरशिप एक्ट कुछ और ना बताए। तो ये क्लियरली लिखा है सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पार्टनरशिप को एप्लीकेबल होगा। अब चलेंगे उसके आगे जो कि मेन चीजें है। तो सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 4 है ना, सेक्शन नंबर 4 आपका जो मॉड्यूल है वो सेक्शन नंबर 4 से ही स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशन दिया है, क्या दिया हुआ है डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज in relation between the partners, in relation between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप का मतलब लिखा है उन्होंने, पार्टनरशिप का मतलब दिया है, पार्टनरशिप इज इन रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, इन रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें समझनी, इन्हीं 5 चीजों पर पूरा का पूरा बेसिक्स डिपेंड करता है। तो जो भी पार्टनरशिप का बेसिक्स है उनको ये 5 चीजें पता होना मैंडेटरी है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स की। अब शब्द उन्होंने लिखा है पर्सन, वहां पर शब्द इंडिविजुअल है क्या, नहीं, वहां पर शब्द है पर्सन। इंडिविजुअल अलग होता है, पर्सन अलग होता है। पर्सन में इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन होता है, अब पर्सन लिखा है मतलब आर्टिफिशियल पर्सन भी आया और नेचुरल भी आया। मतलब क्या
क्या समझना है मुझे, ध्यान से समझो। इन रिलेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन लिखा है, इसका मतलब क्या ये जो दो लोग हैं, क्या ये दो लोग साथ में आकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दो इंडिविजुअल है, अपनी अपनी आइडेंटिटी रखते, दो लोग आए पार्टनरशिप फॉर्म कर दी। क्या ये एक पर्सन और एक कंपनी क्या पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते? बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द पर्सन है, ना कि पार्टनर या ना कि इंडिविजुअल, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। नेचुरल पर्सन ऐसा शब्द नहीं है। पर्सन मतलब आर्टिफिशियल भी आ सकता है एंड नेचुरल पर्सन भी आ सकता है। क्या दो कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी, क्या ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते? बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक बंदा जो कि मेजर है एंड दूसरा बंदा जो कि माइनर है, देखो ये छोटू सा बंदा मैंने ड्रॉ किया है, यानी कि ये माइनर है, तो क्या एक मेजर एंड क्या एक माइनर आकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? तो इसका आंसर नो है। कईयों ने आंसर हाँ बोला होगा, मुझे पक्का पता है। ध्यान से समझो मेरे बोलने का मतलब क्या है। माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, अनडाउटेडली यस। बट जब आपका पार्टनरशिप फॉर्म करने की बारी आएगी, उस वक्त आप लोगों को ऐसे दो लोग चाहिए which are who are eligible to come into a contract। मतलब क्या कि माइनर कैपेसिटी रखता है क्या टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? अगर माइनर कैपेसिटी ही नहीं रखता टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसको एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाने के लिए ले ही नहीं सकते। अगर वो ले ही नहीं सकते तो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होगी? तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि कंपलसरी जब फॉर्म होगी तब दो मेजर लोग चाहिए एंड एक उसके बाद आप चाहिए तो आप माइनर को एडमिट कर सकते हो एज अ पार्टनर। लेकिन फॉर्म करते वक्त दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? मेजर होने चाहिए। कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट उनके पास होना चाहिए। तो ये बहुत क्लियरली समझना, ये थोड़ा सा अलग था कि एक मेजर और एक माइनर साथ में आकर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, भले ही बाद में जाकर माइनर जो है वो एज अ बेनिफिशियरी ऐड हो सकता है इन पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद ये तो हो गया एक बात, कौन सी बात? रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स की। उसके बाद शब्द है अग्रीड, ठीक है। अग्रीड का मतलब है दिल से दिल, दिमाग से दिमाग, पूरा सेम चलना चाहिए। मतलब क्या? हु हैव अग्रीड का मतलब है कि दोनों ने एक ही टर्म्स कंडीशंस पर सब सारे तरीके से अग्री किया हुआ होना चाहिए। अग्रीड का मतलब है यहाँ पर कि जो भी दो पार्टनर्स है वो दोनों साथ में आकर काम करेंगे। वॉलेंट्री काम कर रहा है, वो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। यहाँ पर जो वॉलेंट्री एसोसिएशन इनका हुआ है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वॉलेंट्री एसोसिएशन है, उसमें ये जो भी एसोसिएशन है या तो वो इम्प्लाइड होगा या तो वो एक्सप्रेस होगा। मतलब क्या कि दो लोग मिलके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, राइटिंग में लिख दिया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बात खत्म, एक्सप्रेसली बता दिया। अब एक्सप्रेसली जो होगा, एक बात समझना, एक्सप्रेसली राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई, एक मिनट। देखो, जो भी पार्टनरशिप का आपका एग्रीमेंट होगा, जो भी आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होगा, वो या तो इम्प्लाइड होगा या तो एक्सप्रेस होगा, है क्या? है ना? या तो इम्प्लाइड होगा या तो एक्सप्रेस होगा। अब ये इम्प्लाइड एक्सप्रेस जो है, ये एक्सप्रेस सिर्फ ऐसा नहीं है एक्सप्रेस का मतलब राइटिंग में होगा, ऐसा नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट को लगता है एक्सप्रेस मतलब राइटिंग, नहीं। एक्सप्रेस का मतलब है ओरली आप बताओ, या तो आप मुंह से बोलो आई लव यू, या तो लव लेटर अपनी चिट्ठी भेज दो, कबूतर जा 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 करो, वो दोनों भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कबूतर जा 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 हो या आप खुद से जाकर ओरली बोल दो, तो ये दोनों भी एक्सप्रेस है। तो ये दोनों भी अलाउड है, दोनों भी एक्सप्रेस या हो या ओरल हो, दोनों तरीके से आप अग्रीमेंट कर सकते हो। मतलब आप दोनों अग्री हो सकते हो एक ही टर्म्स पर। या तो इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब क्या? आंखों ही आंखों में इशारे हो गई और एक्शंस के थ्रू बातें हो गई, और कहीं ना कहीं आप लोगों को आंखों ही आंखों में समझ गया कि कहीं ना कहीं हम दोनों अग्री करते हैं सेम टर्म्स पर। बाकी मैंने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ समझा नहीं और ना ही सुना है, ठीक है? तो आपको समझ गया होगा इम्प्लाइड का मतलब है कि आपने कुछ ऐसे कोर्स ऑफ एक्शंस करे जिसकी वजह से सामने वाले तक ये मैसेज गया है कि आप दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हो चुके हो और पार्टनरशिप फॉर्म है आप लोगों की। तो आपको ये समझना है, पहले तो रिलेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन होगा। दूसरी बात, ये दोनों हु आर अग्रीड, अग्रीड मतलब माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट, सब कुछ सेम होना चाहिए, सारे टर्म सेम होने चाहिए। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, टू शेयर द प्रॉफिट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स का मतलब क्या है वो आप मुझे समझाओ। प्रॉफिट्स का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही लिमिटेड लेवल पर लगता है। लिमिटेड लेवल मतलब क्या कि प्रॉफिट्स मतलब भाई देखो, हम लोगों ने जो भी सेल एंड परचेस किया है उससे जो भी बैलेंस शीट में जो आपका नेट प्रॉफिट दिखता है वही प्रॉफिट की बात हो रही है ना? बहुत सारे स्टूडेंट को यही लगता है। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे सिनारियोज आप लोगों के सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे, वो जानना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू जो कि प्रॉफिट है वो जानने से। मतलब क्या? सुनो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मतलब कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो। पहली बात तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का मतलब डेफिनेशन ऑलरेडी दिया है,
बिजनेस मतलब वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती कि सपोज मान लो कि कोई कंसाइनमेंट था, मैंने एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया और हम लोगों ने बिजनेस कर लिया, बिजनेस किया, ट्रांजैक्शन, उसको आप ट्रांजैक्शन बोलो, उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते। बिजनेस किया और अब जो है आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो उस बात का, वो बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो बिजनेस नहीं है। तो पहली बात तो समझो कि दो लोगों के बीच में बिजनेस होना चाहिए, सेल परचेस एसेट्स, ये सारे लाइबिलिटीज, इन सारी चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। आपका जैसे प्रॉपर बैलेंस शीट बनता है वैसे आपका बनेगा, सारी चीजें उसमें अवेलेबल होंगी। तो पहली चीज तो सारे एलिमेंट्स होने के बाद बिजनेस तो होना चाहिए। अब इस बिजनेस में क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। कोई कोई चीज जगह पर ऐसा होगा कि आप हर बार पैसा सामने वाले को दे रहे, या हर बार कोई ना कोई जो रेवेन्यू आया है या जो भी रिटर्न आया है आप वो शेयर कर रहे हो। बट हर बार आया हुआ रेवेन्यू और रिटर्न जो आप शेयर कर रहे हो किसी और के साथ, हर बार जो मुझे रेवेन्यू आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं और आप पार्टनरशिप में है और मैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। एग्जांपल्स वन बाय वन दे रही हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप ये समझो कि कोई भी लेंडर जो पैसे देता है कोई भी बिजनेस में एंगेज होने के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बीच में कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और आप लोग कोई पार्टनर मतलब ये कर रहे हो क्या, अपना कोई बिजनेस कर रहे हो। मतलब क्या, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेंडर है यहाँ पर, ठीक है, ये लेंडर है, ये जो है ये बोरोवर है। क्या हुआ, हर बार जब भी आप लोगों ने पैसा दे दिया 10 लाख, अब हर बार हर मंथली वो कहीं ना कहीं आपको जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दे रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार हर मंथ में आपको कहीं ना कहीं बोरोवर से लेंडर के पास पैसा जा रहा है एज ए इंस्टॉलमेंट। बट इसका मतलब ये है क्या कि इन दोनों के बीच में बिजनेस है? बिल्कुल नहीं, ना इनके बीच में बिजनेस है, ना ही ये प्रॉफिट शेयरिंग है। भले ही आपको पैसा मिला, पैसा मिलने का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, ये बात तो पहले आप दिमाग में डाल देना। दूसरी बात, कोई भी बाय अ सर्वेंट और द एजेंट को जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है वो प्रॉफिट नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है ना, रेम्यूनरेशन शब्द मतलब ही सैलरी होता है। अभी सैलरी मतलब क्या, आपके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, एक बॉस है और दूसरा बॉस उसका एम्प्लॉय है, तो बॉस बोले सो कायदा चलता है, तो बॉस उसको इंस्ट्रक्शन देगा, ये फॉलो करके जो भी काम बोला है वो करेगा। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनर जो रहते हैं वो आठ पैर होते हैं, भले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड हो सकती है कि हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक कोई एकदम ऊपर सुप्रीम प्रायोरिटी ऐसी अथॉरिटी होगी और फिर नीचे वाले बंदे को वो डिक्टेट करेंगे टर्म्स एंड देन उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जो भी होगा वो आप उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है। तो जो भी सैलरी रेम्यूनरेशन ये भले ही आपको मंथली मिल रहा हो, इसका मतलब या मे बी ईयरली मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है या पार्टनरशिप है। ध्यान से समझना, रेम्यूनरेशन का मतलब पार्टनरशिप नहीं होता है। इवन कंसाइनमेंट में जो आप लोगों ने शायद सीखा होगा, कंसाइन और टू कंसाइनी, जो पैसा जाता है वो एक एजेंट के फॉर्म मतलब वो एक आपके लिए एजेंट है सिर्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन मतलब पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, नहीं है। वहां पर भले ही वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, शायद आपका जो कंसाइनी है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको हेल्प कर रहा है, एजेंट बनकर जा रहा है, 10 चीजें कर रहा है आपके लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में या आपका जो भी एजेंट है उसके और आपके बीच में कोई भी तरीके का कोई बिजनेस आप कर रहे हो। इट्स जस्ट एन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, नथिंग एल्स देन दैट, जिसके लिए आप सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन ऐसा कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन आप कुछ भी सामने वाले को दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, मतलब आपके बीच में पार्टनरशिप फॉर्म है, ऐसा इसका मतलब नहीं होता, ये दिमाग में डाल देना। उसके साथ साथ और एक पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय विडो और अ चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर एज एन एन्युटी। मतलब क्या, ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या कि देखो ये है मिस्टर सी, क्यों मैंने सी लिया, क्योंकि हर स्टोरी में हर कहानी में जो मिस्टर सी होते हैं उनकी डेथ होती है ना। अज्यूम करो, देखो ये सारा खून खून बहा है, इसकी डेथ हुई है ना, ये पार्टनर की डेथ हुई है। ओके, अब ये जो पार्टनर है इसकी जो डेथ हुई है उसकी कहीं ना कहीं एक बीवी है, ये वाइफ है। अरे सर चला गया, सर ही गायब हो गया, मुंडी उड़ा दी मैंने। अरे अरे गायब हमको सी को करना है, इनको नहीं। हाँ, तो ये जो है ये वाइफ है, किसकी वाइफ है रे, सी की वाइफ है। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना, ये जो मिस्टर सी है इसका बहुत बड़ी पहचान थी, नाम था, बहुत बड़ी फर्म थी, सी फर्म थी, और बहुत उसका बहुत भारी भारी नाम था और बहुत सारे क्लाइंट्स थे उसके पास, मिनिमम 200-300 क्लाइंट तो मिनिमम होंगे। अब आप तो सीए कर रहे हैं, है ना, आप सीए कर रहे हैं, अज्यूम करो कि अज्यूम करना है, सिर्फ अज्यूम करना है कि अगले 1 साल में आप सीए बन जा रहे हैं, अगले 1 साल में आप सीए बन जाओगे, ऐसा अज्यूम करना है सिर्फ, ठीक है। तो आपने क्या बोला, देखो मैम, आपने वो जो भी वाइफ है, सीज वाइफ जो है उसको जाकर बोला कि देखो मैम,
अभी आपको तो कोई बिजनेस संभालने वाला है नहीं आपके आगे पीछे, है ना, आपके आगे पीछे तो कोई बिजनेस संभालने वाला है नहीं। तो आप एक काम करिए, आप सी का जो बिजनेस है ना वो हमें चलाने के लिए दे दीजिए, है ना, वो हमें चलाने के लिए दे दीजिए, ऐसा आप लोगों ने बोला। ऐसा आप लोगों ने बोला कि आप वो जो भी बिजनेस है आपके हस्बैंड का वो हमें चलाने के लिए दे दीजिए। वैसे भी इनका बहुत अच्छा गुडविल है मार्केट में, हमको भी फायदा होगा, और कोई बिजनेस कर नहीं रहा है और ऐसे ही बंद होने से तो अच्छा है कि हम लोग वो बिजनेस आगे बढ़ाए, तो हमारा भी फायदा आपका भी फायदा, देखो फायदा दोनों का है तो डील अच्छी है, ऐसा बोला आप लोगों ने। तो वाइफ को लगा यार ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग बिजनेस करेंगे। बट वाइफ ने बोला देख, मैं ना जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा हर साल का, इस फर्म से जो भी प्रॉफिट आएगा ना, वो प्रॉफिट का 10% हर साल, हर महीने के लिए, हर मंथली आप मुझे दोगे, या मे बी आप प्रॉफिट का 20% ईयरली मुझे ट्रांसफर कर दोगे। तो जो आपने 20% ईयरली, ठीक है, ईयरली जो भी 20% आपने दिया है, मैंने शॉर्टकट मारने की कोशिश करी बट ठीक है, ईयरली ये जो 20% आपने वाइफ को दिया है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग तो है, मतलब आप लोगों के बीच में और वाइफ के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका और वाइफ का पार्टनरशिप फॉर्म है, आपका और सी की जो वाइफ है उनके बीच में पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप और वाइफ वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर ना ही बिजनेस कर रहे हो आप लोग एज सच, और ना ही आप लोगों के बीच में, और एक आगे जाकर हम लोग देखेंगे म्यूचुअल एजेंसी, मतलब क्या कि आप लोग कोई भी एक्ट के लिए, जो आपका जो वाइफ है, वाइफ कोई भी एक्ट के लिए पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये जो भी लोग हैं जो बिजनेस करने वाले आप लोग कोई भी वाइफ के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पार्टनरशिप में सबसे बड़ा क्या बोल सकते हो, सबसे बड़ा और खतरनाक चीज यही है कि चाहे जो हो जाए कि दूसरे की करनी होगी और आपको भरनी होगी। मतलब क्या कि अज्यूम करो कि आप और आपका दोस्त दोनों का एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और आपका जो भी पार्टनरशिप फर्म है, आप लोग जो भी वो सामान बेचते, किराना का सामान बेचते, खाने का सामान बेचते, अब आपका जो दोस्त है उसकी गर्लफ्रेंड रोज आती है आपके शॉप पर और रोज कुछ ना कुछ सामान फ्री में लेकर जाती है। अब करनी उसकी है लेकिन भरनी तुमको पड़ेगी कि भाई देख, वो तो पैसा ले नहीं रहा, वो पैसा ले नहीं रहा, लेकिन तुम लोग भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे उस बात के लिए, भाई तुमको भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। वो सामने वाली जो भी रहेगी वो तो हंस के चली जाती है, हंस के चली जाती है, वो सामान लेकर रोज हंस कर चली जा रही है, रोज 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो रोज सामान लेकर जाती है। अभी आप ध्यान से समझो, इन दिस सिचुएशन आपके फ्रेंड की करनी है लेकिन भरनी आपको पड़ेगी, तो ये चीज यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर मतलब कहाँ पर, जहां पर जो ये जो एग्जाम्पल है एग्जिस्टिंग वाला, सी की वाइफ वाला, वहां पर ये एग्जिस्टिंग नहीं करता कि भाई आपकी गलती के लिए सी की वाइफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है और सी की वाइफ की गलतियों के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाते, एंड इसीलिए ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4। ना ही ये पार्टनरशिप फॉर्म है और ना ही इस पर कोई भी किसी भी तरीके का पार्टनरशिप एक्ट लगने वाला है। इसके साथ साथ और एक पॉइंट ध्यान से समझना, बाय द प्रीवियस ओनर और द पार्ट ऑफ द बिजनेस कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल शेयर, ये अगेन ये दोनों पॉइंट्स को क्लब कर कर मैंने आपको समझाया। मतलब क्या कि पहला जो भी अभी इसमें क्या हो रहा था कि एक जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई थी, यहाँ पर पार्टनर को मार दिया गया था, यहाँ पर पार्टनर जिंदा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि मेरी बहुत बड़ी सीए फर्म है, ठीक है, मैं सीईओ, मेरी बहुत बड़ी सीए फर्म है, लेकिन अभी मेरी उम्र हो गई है, अभी उम्र हो गई है, मैं 60 साल की 70 साल की बुढ़ी हो गई हूँ, अज्यूम करना है सिर्फ, अभी मैं 60-70 साल की बुढ़ी हो गई हूँ, उम्र हो गई है मेरी, लेकिन अभी फिर भी देखो 60-70 साल, इतने सालों की मेरी फर्म है, कम से कम 40 साल मैंने बनाया उस फर्म को। अभी कितना भी कुछ भी बोलो, देखो जिसने 40 साल वो बिजनेस बनाया होगा उसको बहुत अटैचमेंट रहती है अपने बिजनेस से। अभी हुआ ये कि अब मैं तो कर नहीं सकती, मेरी पार्टनरशिप फर्म, तो इसीलिए अभी क्या करेंगे, अभी आप मेरे स्टूडेंट थे तो आप मेरे पास आए, देखो मैम हम भी सीए हैं, तो हम तो आपकी पार्टनरशिप फर्म को आगे लेकर जा सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, मेरी पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू किया और हर साल मुझे गुडविल का सर्टेन परसेंटेज दिया। बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी पार्टनरशिप में पार्टनर बन गई? अभी नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं हुआ। आपने सिर्फ मेरा गुडविल का इस्तेमाल किया है, मेरे नाम का इस्तेमाल किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और आपके बीच में पार्टनरशिप फर्म हो गई। ये दिमाग में डाल देना। यही आपको समझाना था कि हर बार जब भी आप लोग प्रॉफिट शेयर करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग मतलब पार्टनरशिप है, मतलब है ऐसा इसका मतलब नहीं होता है। दूसरी बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जैसे एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल एक बता रही हूँ आपको,
जैसे जियो सिनेमा है, ठीक है, जियो सिनेमा ने क्या किया, जियो सिनेमा ने एचबीओ को बोला, एचबीओ से राइट लिया, उनको बोला कि भाई देख, जो भी तुम्हारा स्ट्रीमिंग होता है वो अब जियो प्लेटफॉर्म, जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी होगा। उसमें क्या होगा, उसमें तुमको अभी के लिए हम लोग 100 करोड़ देने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग हर साल 5% ऑफ प्रॉफिट तुमको देंगे। अभी ये जो 5% ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है, ये प्रॉफिट शेयरिंग हो जरूर रहा है जियो सिनेमा और एचबीओ के बीच में, लेकिन ये कुछ भी हो जाए, ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। ये दिमाग में डाल देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट द ओनली बेसिस जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करो कि इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है। इवन अगर अज्यूम करो कि कोई घर है ना, कोई घर है, अज्यूम करते हैं हम अंबानी का घर है, एंटीला, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ इस तरीके का अजीब सा कुछ तो स्ट्रक्चर है उसका, है ना, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। अज्यूम करो कि ये घर है, एंटीला है, ये अज्यूम करना है कि एंटीला है। तो अभी ये जो एंटीला है, अभी क्या किया मोटा भाई ने जो ये एंटीला है ये मुझे बेचा है। मोटा भाई ने ये एंटीला क्या किया है, मुझे बेचा है, मैंने खरीदा है। अब मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं पूरा एंटीला खरीद लूं, इसीलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने और शाहरुख खान ने मिलकर इस एंटीला को बाई किया है, ठीक है, इस एंटीला को बाई किया है। अभी हमने सोचा है, देखो दोनों का बिजनेस माइंड अच्छा है, शाहरुख खान का तो है, मेरा भी है, तो अभी हमने ये सोचा यार एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग ये जो एंटीला है इसका हर एक फ्लोर हम लोग रेंट पर दे देते हैं, बहुत पैसा ही पैसा होगा, फिर तो बहुत पैसा होगा, है ना, पैसा ही पैसा आएगा। इसलिए फिर हमने क्या किया, इसको रेंट पर दे दिया और ये रेंट शेयर करने लग गए हम लोग। जो भी रेंट आ रहा था हम लोगों को हर साल अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ का रेंट आ रहा था, 1000 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 100 करोड़ का रेंट आ रहा था। तो ये जो 100 करोड़ का रेंट आ रहा था वो 50-50 करके हम दोनों बांट रहे थे। लेकिन ये 50 करोड़ और 50 करोड़ जो हम बांट रहे हैं, हम लोग सिर्फ कौन है रे, हम लोग को पर्सनर्स है, को पार्टनर्स है, मतलब को ओनर्स है, करेक्ट है, हम लोग कौन है, सिर्फ को ओनर्स है हम लोग, और कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कर रहे। ना ही मेरे कांड के लिए शाहरुख खान रिस्पॉन्सिबल है, ना ही शाहरुख खान के कांड के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। यहाँ पर हम लोग कोई भी किसी की करनी किसी की भरनी वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग कौन है, को ओनर्स है। रेंट आ रहा है, रेवेन्यू जो भी आ रहा है वो शेयर कर रहे मतलब प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में पार्टनरशिप है। तो ये दिमाग में डाल देना, सिर्फ पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो गया तो मतलब पार्टनर्स है, ऐसा इसका मतलब नहीं होता है। तो अब जो पहला हमें जो समझना था, सेक्शन नंबर 4 में 4 नहीं 5 चीजें थी, जिसमें से सबसे पहला था रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन में मैंने बता दिया कौन कौन से पर्सन आएंगे कौन से नहीं आएंगे। दूसरा हुआ अग्रीड शब्द का मतलब समझा दिया। हुआ शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट्स का मतलब समझा दिया मैंने आपको। उसके बाद बिजनेस का मतलब समझा दिया, बिजनेस का मतलब है 2 या उससे ज्यादा के लोग, जो भी बिजनेस का डेफिनेशन मतलब इवन ये जो डेफिनेशन हमने देखा था किधर है बिजनेस, हाँ, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस मतलब प्रॉपर सारी चीजें होंगी। एंड लास्ट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या कि भाई देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करना कि आप लोगों के साथ एक ऐसे पर्सन है जो जिनकी उम्र 60 साल है, फिर एक ऐसे बंदे हैं जिनकी उम्र में भी 35 साल है, और आप हो जिनकी उम्र 25 साल है, ठीक है, अज्यूम करना है। तो ये सबका क्या हो रहा था, अभी देखो 60 साल के बुढ़े बेचारे कैसे आएंगे, बट ये पार्टनर तो है, अभी के एग्जाम्पल में ये पार्टनर तो है, पार्टनरशिप फॉर्म में उनका नाम है, ये सारे बाकी के एलिमेंट्स है, लेकिन वो आ नहीं सकते। बट आप काफी यंग जवान हो, बट आपको कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये जो 35 साल का बुढ़ा है ना, वही 35 साल का बुढ़ा, जो 35 साल का बंदा है ना, वो सबके बिहाफ पर बिजनेस कर रहा था। तो या तो फिर ये सब मिलकर बिजनेस करे, कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें चलेंगी। तो कैरीड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक जन बिजनेस करे सबके बिहाफ पर, बट रिस्पॉन्सिबल सब लोग रहेंगे, भले ही वो बंदा बिजनेस कर रहा होगा 35 साल वाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 60 साल वाला हो या 25 साल वाला हो, वो जो बचे हुए 2 लोग हैं, 2 पार्टनर्स है, वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे यहाँ पर फॉर ऑल द लायबिलिटीज, लॉसेस, प्रॉफिट, सबके लिए, प्रोवाइडेड उनके जो भी एग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से। तो आई होप सो आपको ये पहले तो सेक्शन नंबर 4 समझ में आ गया। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, रिलेशन बिटवीन द पर्संस, ये जो पर्संस रहेंगे 2 और मोर रहेंगे, पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स
ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन नंबर 4 में लिखा था ये। आगे, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली अ पार्टनर्स। इंडिविजुअली उनको पार्टनर्स बोलो, कलेक्टिवली वो एक फर्म होते हैं। इंडिविजुअली मतलब ये 60, 35, 25 साल वाले जो है इंडिविजुअली एज अ पार्टनर है, कलेक्टिवली उनका एक फर्म है। एंड नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज द फर्म्स नेम। जिस भी नाम से आप फर्म खोलना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी बिजनेस होगा, लेकिन ध्यान से समझना ये कोई चैरिटी बिजनेस नहीं कर रहे अपन, इधर प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जब भी आप लोग फॉर्म मतलब जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो या तो अकेले करो, मतलब अकेले अकेले 2 लोग या उससे ज्यादा में, अकेले अकेले एक इंडिविजुअल पार्टनर बनकर आप कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म के नाम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी पार्टनरशिप फर्म होती है ना, पार्टनरशिप फर्म होती है तो फर्म में सारे पार्टनर्स एक दूसरे के कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी भी बोलते हैं, आगे जाकर आएगा, आगे जाकर काफी सारी चीजें आएंगी। अब उसमें एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स में क्या लिखा है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अगेन who enter into an agreement, मतलब who have agreed, partnership is an organization to carry on some business for profits and carried on by all or any one of them acting for all। यही आपकी डेफिनेशन थी, यही आपके एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स को आगे एक्सप्लेन किया है। और इन्हीं एलिमेंट्स में से आगे जाकर आपको वापस से म्यूचुअल जो एक टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है वो आएगा सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली। तो ये 5 दिमाग में ऐसे डाल दो कि आपको कुछ भी हो, ये 5 चीजें यूनिट नंबर 1 आया और स्टार्टिंग के सेक्शन ये जो भी 5 चीजें, इस पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं। एक देखो, आपका पूरा पार्टनरशिप एक्ट जो भी होगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन लेकर आता है। 10 मार्क तो कंफर्म, 10 से 12 पक्का आता है। अभी 10 से 12 में से यूनिट नंबर 1 से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आना ही है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये जो एलिमेंट्स है, इसमें से जो सेक्शन 6 का हम देखेंगे, इन्हीं एलिमेंट से जो सेक्शन 6 बनता है वो सेक्शन 6 पर यूजुअली क्वेश्चन आता है। ये आप दिमाग में डाल देना, क्योंकि मैक्सिमम चांस वही होता है कि वही सेक्शन वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो वो उसके लिए आपको लेकिन ये 5 एलिमेंट्स दिमाग में क्लियर चाहिए, तब जाकर आप बिल्कुल बिंदास आंसर लिख सकते हो। अब जिसमें सबसे पहला, अभी मैंने सिर्फ आपको एक क्या बोल सकते हो ब्रीफ एक दिया था, एकदम शॉर्ट में समझाया। अभी हर एक पॉइंट का डिटेल उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, अब डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। एक मैंने आपको एक दिमाग में आइडिया दे दिया और बहुत फास्ट समझ में आ जाएगा। समझो, पहला एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है, 2 और मोर पर्सन्स चाहिए। ओके, पार्टनरशिप एंटर होनी है, 2 और मोर पर्सन चाहिए। मैंने समझा दिया कौन से पर्सन होंगे, जो हु आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेबल मतलब क्या, मेजर चल सकते हैं, 2 मेजर चलेगा, एक मेजर एक माइनर बिल्कुल नहीं चलेगा, एक मेजर एक आर्टिफिशियल कंपनी है, एलएलपी है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो इस तरीके से 2 और मोर पर्सन। अगेन ओनली अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ मतलब क्या, आर्टिफिशियल पर्सन भी चलेंगे, नेचुरल पर्सन भी चलेंगे। देयरफॉर अ फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन अ आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। अब ध्यान से समझना, अगर 2 पार्टनरशिप फर्म है, मतलब क्या, पार्टनरशिप फर्म, हाँ पार्टनरशिप फर्म की मैं बात कर रही हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रही। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड कंपनी। आई होप सो एटलीस्ट बेसिक आपका उतना हुआ है, जो भी बिजनेस स्टडीज और ओसी करके जो सब्जेक्ट होता है उसमें, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ए है एंड दूसरी तरफ फर्म बी है ना, और ये दोनों मिलाकर फर्म सी खोलना चाहते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ध्यान से समझना, पार्टनरशिप ए की खुद की ही अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। वो कलेक्टिवली पार्टनरशिप ए में जितने, ये फर्म में जितने भी पार्टनर्स है, वो कलेक्टिवली एज अ पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी फोल्ड, मतलब वो ऑलरेडी पार्टनरशिप हो, मतलब फर्म लेकर चल रहे साथ में। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, इधर भी सेम सीन है। और ये दोनों अनलिमिटेड वाले और एक ऐसी अनलिमिटेड फर्म खोलना चाहते हैं। तो आप समझो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कंपनी ए एंड कंपनी बी होता तो शब्द अगर बदल गए तो आपका जवाब भी बदल जाएगा। अगर ये कंपनी ए एंड कंपनी बी होता तो क्या चलता? क्या हाँ चलता, तो चलता। समझ में आई बात? ये रियलिटी में ऐसे कंपनीज वाइज होता नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में एज सच नेचुरल पर्सन होते ही है, बट मैंने आपको जस्ट एक एक्सट्रीम सिचुएशन बता दिया। तो कंपनी होते तो चल सकता था, आर्टिफिशियल पर्सन अलाउड है, लेकिन 2 पार्टनरशिप फर्म साथ में आकर तीसरा पार्टनरशिप नहीं चला सकते। 2 इंडिविजुअल कोई दिक्कत नहीं चलेगा, एक इंडिविजुअल जो मेजर है और दूसरा माइनर है नहीं चलेगा। बाद में जाकर आप माइनर को एज अ बेनिफिशियल ओनर ले सकते हो, एज अ बेनिफिट के लिए पार्टनर ले सकते हो, बट अदरवाइज नहीं। अगेन अ माइनर
cannot be a partner in a firm, but with the consent of all the partners he can be admitted for the benefits of partnership. सेक्शन नंबर 30 में आगे जाकर बहुत डिटेल में बहुत कुछ आने वाला है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट उसने लिमिट बताई है 50 पार्टनर्स की. ध्यान समझना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में कितने होने चाहिए इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है. जैसे कंपनीज एक्ट में बोला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 चाहिए मेंबर, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 7 मेंबर चाहिए, 1 पर्सन है तो 1 चाहिए. तो ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताया है, एंड मैक्सिमम भी बताया. प्राइवेट में तो 200 है ना, करेक्ट है. तो आपको ये बात समझनी है, जैसे कंपनी में डिफाइंड है वैसे पार्टनरशिप में डिफाइंड नहीं किया है, बट पार्टनरशिप के लिए कंपनीज एक्ट ने कुछ डिफाइन किया है. तो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 464 है, लेट मी जस्ट शो यू. सेक्शन नंबर ये आपके सामने है 464. ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन है जो कि पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहा है. प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन और द पार्टनरशिप ऑफ पर्संस एक्सीडिंग सर्टेन नंबर. क्या लिखा है देखो, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ more than such number of persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on the business that has its own object of acquisition gains. मतलब acquisition of gains is nothing but earning profit वगैरह, वो लोग आकर एंटर हो सकते हैं. अभी इधर क्या शब्द है, such number of person as may be prescribed. मैंने आपको सिखाया था जब भी लॉ में आपको दिखे as may be prescribed मतलब रूल्स में जाने का. इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे as may be prescribed की यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014. अब मैं ये रूल्स खोलने से पहले ये provided that जरूर पढ़ना, provided that the number of person which may be prescribed in the subsection shall not exceed 100. इसका मतलब क्या है आपको अभी समझ में आएगा. अभी इससे पहले कि मैं इसका मतलब समझाऊं आपको ये रूल दिखा देती हूँ. रूल 10 में क्या लिखा है, ये रूल 10 है. रूल 10 बोलता है नो एसोसिएशन ऑफ पार्टनर शैल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग मोर देन 50%. मैम बाहर तो हमने 100 देखा, इधर 50 लिखा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. 464 बीच में आ जाता, बीच में रूल 10 आ जाता, फिर बीच में पार्टनरशिप बोलता कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो साइलेंट हूँ. तो एग्जैक्टली कितना है भाई, कितना है. क्लैरिटी के साथ एक लाइन में लिख सकते थे, एक लाइन में बहुत सीधा सीधा लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हम लॉ सीख रहे. जो लॉ सीख रहे तो लॉ की लैंग्वेज में सीखना पड़ेगा. तो ध्यान से समझना एग्जैक्टली है क्या. एग्जैक्टली बात ये है कि सेक्शन 464 ये बोलता है कि भाई देखो मैं डिफाइन कर रहा हूं कि जो भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, ये पार्टनर्स आपको एज में भी प्रिस्क्राइब में जाकर देखना है. एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब क्या, रूल 10 में जाकर देखना है. अभी रूल 10 क्या बात करता है कि भाई मैक्सिमम 50 ही होने चाहिए. करेक्ट है, मैक्सिमम 50 ही होने चाहिए. अब सेक्शन 464 का अगेन प्रोविजो मतलब क्या रहे, प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन प्रोवाइडेड दैट डाला है, मतलब उसने कंडीशन डाल दिया. उधर कंडीशन क्या डाला कि भाई देखो ये एज में भी प्रिस्क्राइब जो है ना, वो 100 को एक्सीड नहीं कर सकता. इसका मतलब ये हुआ कि अभी का जो लिमिट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का वो 50 है. ये 50 जब चाहे तब इंक्रीज कर सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि एज में प्रिस्क्राइब रूल्स है, रूल्स को अमेंड करने की परमिशन हमेशा गवर्नमेंट के पास होती है. हम सेक्शन को अमेंड नहीं कर रहे हैं, हम रूल को अमेंड कर रहे हैं. इसीलिए सेक्शन बोलता है कि भाई रूल में चले जाओ. तो रूल में कितना लिखा है कि आपको लिखा है मैक्सिमम 50 है. रूल 10 क्या बोलता है, मैक्सिमम 50 है. लेकिन सेक्शन क्या बोलता है, ये 50 आप इंक्रीज करो, गवर्नमेंट इंक्रीज करेगा, बट मैक्सिमम कहां तक कर सकता है, सिर्फ 100 तक कर सकता है. एज ऑफ नाउ हमें ये बहुत क्लियरली लिखा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो मैक्सिमम हमेशा 50 ही होंगे अभी के लिए. अगर जब तक गवर्नमेंट रूल नहीं चेंज करता तब तक 50 ही रहेगा. ये दिमाग में डाल देना. आई होप सो कि अभी क्लैरिटी होगी कि किधर क्या लिखा है, किधर 50 है, कहां पर 100 है और ये कंफ्यूजन क्या है. ये क्लैरिटी आपको होगी ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ. मैक्सिमम नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब में लिखा हुआ प्रिवेल करेगा. एज में भी प्रिस्क्राइब में 50 लिखा है, बट सेक्शन बाद में ये भी बोलता है कि ये जो 50 है वो एज एंड व्हेन इंक्रीज हो सकता है जब लगेगा तब, बट 100 के ऊपर नहीं जाएगा. तो अभी के लिए लिमिट कितना है, 50 है. ये दिमाग में डाल देना सेक्शन नंबर 464 के हिसाब से. उसके बाद
अग्रीमेंट का मतलब क्या? इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर पर्सन। ये जो भी अग्रीमेंट हो रहा है ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट होने वाला है। ये मैं ज्यादा इतना डिटेल नहीं पढ़ूंगी, ये बहुत क्विकली पढ़ूंगी क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। एग्रीमेंट जो भी होगा वो आपका ओरल या राइटिंग में हो सकता है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट है आपका, जहां पर आप अग्री करते हो कि हम लोग दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे बिजनेस की। बिजनेस मतलब क्या? डेफिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। डेफिनेशन ये है, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। अब इसमें ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड एंड प्रोफेशन तब मानेंगे जब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि भाई बिजनेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका पर्पस है कि भाई प्रॉफिट अर्न करना है। एनपीओ पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं कर सकती। मतलब क्या? आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपका पर्पस है, आपका चैरिटी का पर्पस है, तो आप फर्म फॉर्म नहीं कर सकते। फर्म के फॉर्म में आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं कर सकते। आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 8 में। अगर आपको चैरिटी करनी है, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट का जाओ, इधर पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं कर सकते अगर आपके पास एक्विजिशन ऑफ गेन्स प्रॉफिट का मोटिव ना हो तो। उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? अब ध्यान से समझना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? आपका जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वहां पर लिखा जाएगा कि आप दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, कि भाई देख 1:2 रेशो होगा, 3:2 होगा, वॉट एवर जो भी रेशो होगा, 3:2:1 होगा, 1:2:3 होगा। ये जो भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो दिया जा सकता है। दूसरी बात, अगर नहीं दिया है, अगर आप लोगों का पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में, उसके रेशो के बारे में, तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होगा। ये बहुत क्लियरली। क्या आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड लॉस शेयरिंग रेशो सेम ही होना चाहिए? जरूरी नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग हो सकता है, लॉस शेयरिंग रेशो अलग हो सकता है। 1:2:3 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो सकता है, लेकिन लॉस शेयरिंग रेशो में भी 3:2:1 हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत क्लियरली बताया गया है। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन इसेंशियल। देयर इज no partnership where only one partners are entitled to the whole of the profits of the business. The partners must agree to share the profit. उसके बाद but an agreement to share the losses is not an essential. ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसेंशियल क्या है? कि भाई प्रॉफिट शेयर करें। अब लॉस हुआ तो क्या? लॉस शेयर करना है या नहीं करना है, ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। लॉस शेयरिंग लिखा नहीं मतलब पार्टनरशिप नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बताया है, बात खत्म हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग है दोनों के बीच में, तो फिर पार्टनरशिप ऑब्वियसली आगे के और प्रिंसिपल लगाने के बाद आप देखो कि पार्टनरशिप है या नहीं है, बट प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। लॉस शेयरिंग हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए। इट इज ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टनर ऐसा है जो सिर्फ प्रॉफिट में आता है, लॉस लेने के लिए आ ही नहीं रहा, ऐसा भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माइनर, तुम्हारे जैसे लोग जो 18 साल की उम्र में, 18 साल से छोटे हैं और फिर भी पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, तो हमारे जैसे बड़ों को लूट के लेकर जाते हो। इट इज ओपन टू वन और मोर पर्सन्स टू अग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस। मतलब क्या, एक ही बंदा है बेचारा जो सब लॉस बेयर कर रहा है, बेचारा क्या ही करे, किस्मत का मारा है, तो वो सारा लॉस शेयर कर रहा है, और जो दूसरा पार्टनर है वो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ लॉसेस unless otherwise agreed there must be a bone in a profit sharing ratio। मतलब क्या? लॉस शेयरिंग रेशो, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ, अगर वो बताए तो वो फॉलो किया जाएगा। वो साइलेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में साइलेंट है, तो इक्वल बेयर होगा। लॉस में, लॉस शेयरिंग के बारे में अगर आपका कुछ और आपको रेशो रखना है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉस शेयरिंग रेशो पर आप साइलेंट हो तो फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें ही आपका लॉस शेयरिंग भी होगा। बहुत सारे सिनारियोस क्रिएट किए मैंने, ध्यान से समझना। पहला तो अग्रीमेंट के हिसाब से, पहला तो अग्रीमेंट के हिसाब से जो भी आपका रेशो डिसाइड होगा, पहले तो उस रेशो में आप प्रॉफिट को बांटो। अगर आपका अग्रीमेंट साइलेंट है, अगर आपका एग्रीमेंट साइलेंट है तो इक्वल रेशो में बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी किसकी बात कर रही हूं, लेकिन मैं प्रॉफिट की। अब लॉस के केस में क्या होगा, ध्यान से समझना। लॉस के केस में आपका ऐसा होगा, या तो आप रेशो डिफाइन कर दो एग्रीमेंट में कि भाई ये देखो ये 1:2:3 होगा और ये रेशो 3:2:1 होगा, वो वट एवर जो भी रेशो होगा वो डिफाइन कर दो, तो वही रेशो फॉलो किया जाएगा। अब रेशो, लॉस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लॉस साइलेंट, मतलब लॉस के बारे में कुछ भी नहीं है, पूरा साइलेंट है। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताया है, लॉस शेयरिंग रेशो नहीं दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो एग्रीमेंट में बताया है, एग्रीमेंट में बताया है, लॉस शेयरिंग रेशो नहीं बताया, तो लॉस भी उसी रेशो में शेयर होगा जिस रेशो में आपका प्रॉफिट शेयर होता है। मतलब क्या, 1:2:3। अगर
अग्रीमेंट में प्रॉफिट के बारे में भी नहीं लिखा, प्रॉफिट रेशियो भी नहीं लिखा, तो इक्वल है, तो अगर प्रॉफिट इक्वल है तो लॉस भी इक्वल रखो। आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। आपको सारे सिचुएशन समझ में आ गए क्या? उसके बाद एक को ओनर्स का एग्जांपल दिया, एसआरके और मेरा एग्जांपल याद रखना। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होगी तो आप पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में प्रॉफिट, अगर साइलेंट है आपका एग्रीमेंट तो फिर इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से समझना क्या होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके लिए एक शब्द है कार्डिनल प्रिंसिपल। कार्डिनल प्रिंसिपल इन द पार्टनरशिप लॉ का मतलब होता है कि लॉ ऑफ एजेंसी की, म्यूचुअल एजेंसी की बात करी जाएगी, मतलब एक की करनी दूसरे की भरनी। याद करना वो गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल, जहां पर किसी और की करनी थी और भर कोई और रहा था, उसके बारे में बात करी जा रही है कि भाई देखो एक बंदा काम करे या बहुत सारे लोग काम करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब काम होगा तब सब के सब लायबल रहेंगे। अगर एक बंदे ने काम किया है मेन और 5 और पार्टनर्स है तो पांचों के पांचों पार्टनर्स, ये जो बंदा काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से उसने जो भी लायबिलिटीज क्रिएट कर ली होगी पार्टनरशिप फॉर्म में, सब लोग मिलकर लायबल रहेंगे उस लायबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है एक्टिंग एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्यों? और उसके साथ साथ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ध्यान से समझना, समझा देती हूँ थोड़ा सा। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि देखो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना इज नॉट मतलब मेन एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म टू डिटरमाइन द पार्टनरशिप फॉर्म। प्रॉफिट शेयरिंग के साथ आपको ये देखना है म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी बेसिकली। अगर सिंपल सादे शब्दों में समझाना है मुझे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल आप हो या नहीं हो। लायबल मतलब क्या कि भाई एक ने कांड करा है, आप लोग लायबल हो रहे हो, तो फिर इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी है। अगर आप एक ने कांड करा लेकिन आप लोग लायबल नहीं है तो फिर आप म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। जैसे कंपनी के केस में मेंबर्स आर डिफरेंट, कंपनी इज डिफरेंट, करेक्ट है? तो इन दैट सिचुएशन कोई म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल आता है नहीं, तो ये दोनों अलग है। कंपनी अपनी करने के लिए भुगते, मेंबर्स अपनी करने के लिए भुगते, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बट यहाँ पर क्या होता है, एक पार्टनर की करनी का परिणाम जो होता है वो सब लोग भुगतते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का मतलब है अगर ये है, इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब ही आप लोगों के बीच में पार्टनरशिप है, ये क्लियरली अज्यूम किया जाएगा। सो क्या लिखा हुआ है, कार्डिनल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये पूरा प्रिंसिपल। मतलब ये जो एक्टिंग फॉर ऑल वाला पॉइंट है, एलिमेंट है, मतलब ये म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या, एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर in the course of business of the firm is in fact an act of all the partners। एक ने किया है लेकिन भरनी सबको है। each of the partners carrying of the business is the principal as well as the agent of the other partner। मतलब क्या, ये बंदा प्रिंसिपल है तो बाकी सारे एजेंट बन गए। कभी अज्यूम करो ए बी सी डी ई 5 पार्टनर से, ए ने कुछ कांड किया बाकी सारे लायबल। कभी सी प्रिंसिपल बन जाएगा तो बाकी सारे एजेंट है, तो बाकी सारे कांड जो भी सी ने कांड करेगा उसके लिए बाकी सब लायबल हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है सारे के सारे पार्टनर्स एजेंट भी है और सारे के सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल भी है। ही इज एन एजेंट सोफा इन सोफर एज ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स by his act, and he is principal to the extent that he is bound by the act of other partners, bound by the act of other partners, bound by the acts of other partners। ये सब लोग बाउंड हो गए बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ दिस पार्टनर। तो दिस इज नथिंग बट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो कि है म्यूचुअल एजेंसी। सिर्फ रादर देन प्रॉफिट शेयरिंग आप ये देखो म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं, तब जाकर समझेगा कि पार्टनरशिप है या नहीं। इसका एक केस लॉ हुआ था केडी कामत एंड कंपनी का, जहां पर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 इसेंशियल्स बताए केडी कामत के बेसिस पर कि भाई देखो एग्रीमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग है, बिजनेस है, वो ठीक है, लेकिन अलोंग विद दैट पार्टनरशिप जो भी होगी वो म्यूचुअल एजेंसी भी रखेगी, तभी जाकर माना जाएगा कि पार्टनरशिप है। इसका और एक केस भी है, मैं आगे जाकर बताऊंगी, मैं तब थोड़ा और केडी कामत से भी ज्यादा डिटेल में बताया है वो केस में कि क्या हुआ और क्यों आप मानोगे कि पार्टनरशिप है या नहीं है, उसके लिए आगे जाकर देखेंगे और एक केस लॉ। तो केडी कामत एक केस लॉ है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए एंड म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, जाकर आप मानो कि पार्टनरशिप है। The fact that exclusive power and control by the agreement of the parties is vested in one partner, or further circumstances that only one partner can operate a bank account, can borrow on behalf of the firm, are not destructible to the theory of partnership provided two essential elements are satisfying। मतलब क्या,
कि यार ये केस में ऐसा थोड़ा सा था कि भाई एक बंदा है केडी कामत वाला बंदा, वही सारे लोगों के बिहाफ पर काम कर रहा। अब वो बंदा काम तो कर रहा है, वही बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, उसी का साइन है बैंक के लिए, सारे चेक्स उसी के साइन के बिना आगे नहीं जाते, उसका अप्रूवल लिया जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अकेला काम कर रहा है, मतलब ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, पार्टनरशिप नहीं है। नहीं, वो अकेला सारा का सारा काम कर रहा है, बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, बोरो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग लायबल नहीं। अगर इस बंदे ने बोरो किया मतलब बाकी सारे के सारे लोग लायबल होने वाले हैं। जैसे अज्यूम करो कि आपका आपके जो भी आपकी जो पार्टनरशिप है, अज्यूम करते हैं हम लोग प्रियल, श्रेया, पीयूष, यज्ञा, इन 4 लोगों की पार्टनरशिप है। ठीक है, इन 4 लोगों की पार्टनरशिप है, अज्यूम करो। अभी इसमें क्या हुआ, पीयूष जो है, पीयूष ने बैंक अकाउंट ओपन किया, पीयूष ने ही बोरो किया, पीयूष ने सब कुछ हैंडल किया। एक लौता एक बंदा था जो पूरा का पूरा हैंडल कर रहा था पार्टनरशिप फर्म को। अब ये जो फर्म वो हैंडल कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि भाई पीयूष तूने बोरो किया, तू अकेला रिस्पॉन्सिबल है। ना 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 ना, जो भी बाकी के बचे हुए पार्टनर्स है वो लोग भी अगर उसके बोरोइंग में लायबल है, इसका मतलब पार्टनरशिप है। एक अकेला बंदा काम कर रहा है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, इसका मतलब ये माना जाएगा कि भाई सबके बीच में पार्टनरशिप है, सब लोग जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है, तो फिर ये पार्टनरशिप मानी जाएगी। प्रोवाइडेड 2 ही कंडीशन, एक तो प्रॉफिट देखो और दूसरा सबसे प्राइम कंडीशन कौन सी है, प्रॉफिट देखो और म्यूचुअल एजेंसी है नहीं है। अगर म्यूचुअल एजेंसी है, बात खत्म, आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप भी बोला जाता है, वो ठीक है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कहाँ दिया है, सेक्शन नंबर 6 में। मतलब क्या, किसी के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, टेस्ट के बेसिस पर। जो टेस्ट में आपको जो टेस्ट आपको दिया है वो सेक्शन नंबर 6 में दिया है, उसमें एलिमेंट्स दिए हैं। अगर ये एलिमेंट्स आपके पूरे हो जाते हैं, इसका मतलब पार्टनरशिप है। अब ये एलिमेंट्स में क्या क्या लिखा है, सबसे पहला लिखा है एग्रीमेंट, जो ऑलरेडी मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी एक्सप्लेन कर दिया, मतलब म्यूचुअल एजेंसी। तो देखो पहले तो एग्रीमेंट है, अग्रीमेंट मतलब क्या कि सबके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। बस ये एग्रीमेंट 2 और मोर पर्सन के बीच में होगा, मैक्सिमम 50 लोगों में होगा। अब ये बात ध्यान से समझना, जब भी एग्रीमेंट होता है तो ये जो अग्रीमेंट किया जाएगा ये स्टेटस से नहीं आता है, ये अग्रीमेंट से पार्टनरशिप क्रिएट होती है। स्टेटस से इसका मतलब क्या बताना है उनको कि भाई देखो पुराने जमाने में नहीं, मतलब अभी समझो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब क्या, जब HUF होता है ना, वो चिल्लर पिल्लर 2 दिन के जो छोटे मोटे बच्चे रहते हैं वो भी ये HUF का मेंबर माने जाते हैं। वो भी 2 दिन का बच्चा है, इतू सा बच्चा, उसको कोई दुनिया की अकल नहीं है, लेकिन वो HUF का मेंबर माना जाता है। लेकिन आप 2 दिन का बच्चा हो, आप लोग पार्टनरशिप फर्म के फर्म पार्टनर माने जाओगे क्या, नहीं। आपके पापा का पार्टनरशिप फर्म है, आप पार्टनर बन जाओगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको जो स्टेटस मिलेगा एज अ पार्टनर का, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट से मिलता है, ना कि स्टेटस से। मतलब क्या, आप एज अ स्टेटस सिर्फ आप उस फैमिली में पैदा हुए, इसका मतलब आप HUF का पार्ट तो बन जाओगे, लेकिन पार्टनरशिप का पार्ट नहीं बन सकते, ये उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मैंने ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर लिया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को लेकर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब अर्निंग का शेयरिंग तो होगा, लेकिन अर्निंग की शेयरिंग के साथ ये सारी चीजों को आप ये नहीं बोल सकते कि आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, बचा हुआ पार्ट आप रीड कर सकते हो। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो अगला है वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी ऑलरेडी समझा दिया, बाइंड करना है आपको ऑल पार्टनर्स को आपके एक्ट के लिए। सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स हैं आपके पार्टनरशिप फर्म में, सब लोग यहाँ पर लायबल रहेंगे। इसी को हम लोग कार्डिनल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल, ये शब्द दिख गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्रिंसिपल भी आप लोग सब, और एजेंट भी है, बार बार सेम चीज को रिपीट किया। अब और एक केस लॉ आता है, ये संतरी रंजन दास गुप्ता वर्सेस दासियरन मुजरुमुल्ला, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। क्या हुआ था ध्यान से समझ लो, क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। पार्टीज हैव नॉट रिटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या, उनका ओरल पार्टनरशिप होगा, बट उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके के ना टर्म्स डिसाइड करे हैं, ना कोई रिकॉर्ड रखा है। दूसरा, पार्टनरशिप हैज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ भी नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है। अब ऐसा अगर है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं है। तीसरा ऐसा सिचुएशन है कि भाई कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, जो भी पैसा आता है वो पार्टनर्स अपने अपने पर्सनल अकाउंट में ले रहे हैं। इसने पैसा आज लेकर आ गया, वो अपने पर्सनल अकाउंट में ले रहा।
कोई और अपने पर्सनल अकाउंट में ले रहा है, मतलब क्या, प्रियल अपने पर्सनल अकाउंट में अपना पैसा ले रही, श्रेया अपने पर्सनल अकाउंट में अपना पैसा ले रही। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी ने पार्टनरशिप फर्म का कोई ऐसा बैंक अकाउंट खोला नहीं है। नेक्स्ट, नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। तो आपने ऐसा कोई भी अप्रूवल भी नहीं लिया हुआ, कोई भी कन्वे नहीं किया हुआ डेप्यूटी डायरेक्टर को। अगर ये सारे सिचुएशन है, इसका मतलब भाई आप साथ में कर क्या रहे हो, आप साथ में कर क्या रहे हो, आप सिर्फ एक बेसिक ट्रांजैक्शन कर रहे हो और कुछ भी नहीं। ना ही यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी है, ना ही यहाँ पर एज सच कोई प्रॉफिट शेयरिंग आप ढंग का कर रहे हो। सिर्फ दो लोग साथ में आकर सिर्फ अर्निंग को डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर ये सिचुएशन है तो पार्टनरशिप नहीं है इन लोगों के बीच में, ना ही बैंक अकाउंट है, ना ही कोई रिकॉर्ड है, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ना ही डेप्यूटी डायरेक्टर को कोई इन्फॉर्मेशन है, तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। ये हुआ था इस केस लॉ में। उसके बाद कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स है, ये आपका होमवर्क होगा क्योंकि मैं आपको कंपनी पढ़ा चुकी हूँ, पार्टनरशिप ऑलरेडी आपको पता है, तो ये पूरा का पूरा आपका होमवर्क होगा। उसके बाद पार्टनरशिप एंड क्लब, पार्टनरशिप एंड क्लब का डिफरेंशिएशन है। पार्टनरशिप एंड क्लब मतलब क्या, क्लब बेसिकली जो भी आप लोगों ने देखा होगा, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया वगैरह ऐसे हो रहे थे। तो ये जो क्लब्स रहते हैं, ये क्लब में उन जो भी उस क्लब के मेंबर्स होते हैं वो साथ में आकर अपने बेनिफिट के लिए वो क्लब को एस्टेब्लिश करते हैं। वहां पर जो अर्निंग होता है, वहां पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। अब प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो पार्टनरशिप का तो सवाल ही नहीं आता। जस्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन डजंट मेक इट अ पार्टनरशिप फॉर्म। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइज रिलेशन में है तो फिर वो कोई और चीजों के लिए होगा। तो जैसे कि इधर है क्लब के लिए, तो यहाँ पर मेंबर्स आएंगे और मेंबर्स जो भी मेंबर्स रहेंगे, जो 4 5 10 मेंबर्स है, तो जो भी 10 मेंबर्स है वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब एक ने कांड किया तो दूसरा भुगतेगा, ऐसा नहीं होता क्लब के केस में। तो ये बहुत क्लियरली समझ जाना। उसके साथ साथ क्लब की अपनी कोई मतलब क्लब की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं बहुत सारे, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो क्या आपकी मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनरशिप फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है दैट इज एज गुड एज पार्टनर्स की प्रॉपर्टी। उसके बाद डिसोल्यूशन के बारे में लिखा है कि जो पार्टनर्स अगर मर जाते हैं, ये डिसोल्यूशन को लेकर अगला 3rd यूनिट बहुत डिटेल में है, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन क्लब का डिसोल्यूशन नहीं होता, मेंबर आए मेंबर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के जैसा रिएक्ट करता है क्लब भी। तो ये एक आप डिफरेंशिएशन देख लेना। उसके बाद एचयूएफ भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट है को ओनरशिप। को ओनरशिप मतलब दो लोग साथ में आकर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, ना कि वो लोग कोई पार्टनरशिप या म्यूचुअल एजेंसी का कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क। दो लोगों का एसोसिएशन अगेन नॉट अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप डिफरेंशिएशन आप खुद पढ़ लेना। इसी के साथ ये सेक्शन हम लोग, ये जो सेशन है ये पूरा यहीं पर खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप एंड काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जो भी पार्टनर्स रहते हैं उनके जो भी टाइप्स है वो। इसी के साथ सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।